बढ़ती गर्मी, कड़ाके की सर्दी, बाढ़, सूखा, रोज रोज आते चक्रवाती तूफान, जहरीली हवा, प्रदूषित पानी। इस दशक के पहले 3 साल में भारत भूजल परिवर्तन से होने वाले इन सभी हादसों से गुजरा है। अंदेशा है कि इस मौसम में भारत में ऐसी गर्मी पड़ेगी जो पहले कभी नहीं पड़ी। हम भूजल परिवर्तन के बिल्कुल किनारे पर जी रहे हैं। औद्योगिक युग से पहले के मुकाबले तापमान महज 2 डिग्री बढ़ा तो भारत के लिए तबाही का कारण बन जाएगा। ऐसा होने पर गर्मियों का मौसम और लंबा और ज्यादा गर्म होगा। 2050 आते आते देश के कई हिस्सों में साल में 100 दिन खतरनाक गर्मी पड़ेगी। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर समुद्र का स्तर बढ़ने से मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम की प्रमुख सड़कें 2050 तक डूब जाएंगी। चक्रवाती तूफान देश के दोनों तटों पर पहले से ज्यादा जल्दी आएंगे। तापमान 2 डिग्री बढ़ा तो भारत में समय से आने वाले मॉनसून भी कब आएंगे कब नहीं, यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। दो 2.5 डिग्री बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे। हिमालय पर्वतों की बर्फ पिघलने से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के वजूद खतरे में पड़ जाएंगे। तापमान 2.5 से 4.9 डिग्री बढ़ा तो गेहूं की पैदावार 41% से 52% और चावल की 32% से 40% घट जाएगी। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा पर भारी असर पड़ेगा। इसके लिए फौरन कुछ करने की जरूरत है। नमस्कार। द ग्रेट क्लाइमेट चैलेंज। वाकई समय आ गया कि हम अपने पर्यावरण को बचा लें। पर्यावरण हमें संकेत दे रहा है। दिल्ली में ही अप्रैल तक बारिश का मौसम, एसी कूलर की जरूरत नहीं अब तक, बेमौसम बरसात, फसलों का खराब होना, तटीय इलाकों का जल स्तर बढ़ना, महाराष्ट्र के कुछ तटीय शहरों को बढ़ते जल स्तर की चेतावनी, कटते जंगल, शहरों की जहरीली होती हवा, बढ़ता प्रदूषण, हमारे खराब होते फेफड़े। तो हम सब कैसे इस पर लगाम लगा सकते हैं? सरकार की नीति और कार्य में क्या शामिल हो? भारत संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण के बदलाव पर संधि का सदस्य है, जिसके तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP के 26वें समिट के तहत अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए, कुछ 2030 तक और कुछ 2070 तक। तो हमारे साथ आज मौजूद है खास मेहमान मोंटेक सिंह अहलुवालिया, पूर्व उपाध्यक्ष प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस पर शोध कर एक दस्तावेज तैयार किया है जो देश के लिए एक सशक्त क्लाइमेट एक्शन प्लान सामने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, पहला सवाल यही है कि जो हमने अपने लिए लक्ष्य रखे हैं वहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं उनको हासिल करने में, कितने प्रैक्टिकल हैं जो हम कर सकते हैं उन्हें हासिल? देखिए, जो लक्ष्य हमने अनाउंस किए हैं, प्रधानमंत्री ने ग्लासगो समिट में कहा पहली बार कि हम नेट ज़ीरो एमिशंस की टारगेट लगा रहे हैं 2070 की। उससे पहले हमने कभी नेट ज़ीरो टारगेट एक्सेप्ट नहीं की थी। अच्छा हुआ कि हमने कर दिया, ठीक है।
कई देशों ने कहा कि हम 2050 तक करेंगे, लेकिन इशू था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इतनी जल्दी नहीं कर सकते। चाइना ने कहा है 2060, हमने कहा 2070। ये कितना मुश्किल है, एक बार हमें याद रखनी चाहिए कि 2070 काफ़ी टाइम है। हमें इनिशियली डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेडली इसको अप्रोच करें कि भाई ये करना ही है, तो मेरे ख्याल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि अगर आप टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी देखें तो कुछ साल पहले 6 या 7 गीगावाट थी, अब ऑलमोस्ट 100 हो गई है। लेकिन हमारा टारगेट इस टाइम के लिए 175 था, तो हम अप टू टारगेट अभी नहीं हैं, लेकिन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसको मतलब वन हैव टू डू मोर। तो ये चुनौती तो है हमारे सामने, तो कितने स्वाभाविक हैं, कौन कौन से क्षेत्र में जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बिजली प्रोडक्शन है, अभी तक हमारी टोटल एमिशंस जो है ना, CO2 एमिशंस 50% पावर सेक्टर से आती हैं, और मेनली क्योंकि जो पावर है कोल डिपेंडेंट है। हमारे पावर प्लांट्स कुछ 80% ऑफ देम दे डिपेंड ऑन कोल। तो हमें इस एरिया में कोल से शिफ्ट करना पड़ेगा टू सोलर एंड विंड। इसमें जो टेक्नोलॉजी है सोलर और विंड की, वो काफ़ी एस्टैब्लिश हो गई है, और इलेक्ट्रिसिटी जब वहाँ से प्रोड्यूस होती है वो कोल से चीपर है। और कई लोग कहते हैं कि देखिए जो कोल है वो बड़ी पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्स है, और उस पे अगर हम कार्बन टैक्स लगा दें तो फिर ऑटोमेटिकली जो स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव लगती है रिन्यूएबल एनर्जी, वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो ये कार्बन टैक्स पे भी मैं जानना चाहूँगी, ये कार्बन टैक्स क्या है? क्योंकि टैक्स का नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं ये क्या टैक्स होगा, और इन्वेस्टमेंट की भी इसके लिए ज़रूरत होगी। तो ये 2 सवाल हैं एक साथ। तो पहले तो बताइए कार्बन टैक्स क्या होगा, ये क्या, इसको आप कैसे देखते हैं? कार्बन टैक्स का लॉजिक ये है देखिए हमारी जो एनवायरनमेंटल पॉलिसी है वो कहती है कि पोल्यूशन के लिए अगर पे करना पड़ेगा तो पोल्यूटर मस्ट पे। जो भी पोल्यूट कर रहा है दैट मस्ट बेयर द बर्डन। ओके, अब कोल इज़ डेफिनेटली पोल्यूटिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, इसलिए हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और उसके अलावा जो पार्टिकल्स इमिट करते हैं वो लोकल पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो इट्स अ पोल्यूटिंग फ्यूल। कार्बन टैक्स वाले कहते हैं कि भाई देखो, अगर ये एक्टिविटी पोल्यूटिंग है, इस पर टैक्स लगाओ तो डिस्करेज हो जाएगा, और वो जो रिसोर्सेज मिलेंगे उससे, उन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन मिटिगेशन के लिए, वेरियस अदर थिंग्स के लिए। सर, लेकिन इसमें अगर ये गवर्नमेंट का सेक्टर है, सरकार बनाती है बिजली, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अब जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, एक आम नागरिक के लिए भी सरकार ने कि आप अपना सोलर पैनल्स लगाइए, उसके लिए स्कीम्स भी हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ती है एक आम नागरिक के लिए, और सरकार के लिए एक बड़े स्तर पर करना, उसको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो वेयर डू यू सी दिस इन्वेस्टमेंट कमिंग? कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कितना ज़रूरी है ये इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना इस समय? नहीं, इन्वेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। ये क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटी भी है इन प्लांट्स को सेटअप करना, रन करना। प्रॉब्लम ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ इसको खरीद नहीं सकती, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है उसको पास ऑन नहीं कर सकते, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसको फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंपनीज तो हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, मैंने पहले कहा था कि काफ़ी प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ भी रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स में है। उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स उनको प्राइस चार्ज नहीं करने देते, कई कैटेगरीज़ को या फ्री मिलता है या चीप मिलता है, ये सब ना। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप कहो कि भाई इनको चीप मिलना चाहिए और हम पैसे देंगे,
लेकिन अगर आप कहो इनके लिए आप चार्ज लो रखो और हम देंगे सब्सिडी बट ना दो, तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो ब्रोक हो जाएगी विद इन 5 years। सर, हमारे डीकार्बनाइज द इंडस्ट्री की बात कही गई है, ग्रीन वॉश एक तरह से ऑफन एक्यूज, वो क्या है, ज़मीन पे आप क्या स्थिति देखते हैं? देखिए इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी कोल या कोक यूज़ करते हैं। अब इनको अगर ग्रीन बनाना है तो इनकी डिपेंडेंस ऑन कोल को रिड्यूस करना पड़ेगा और कोई और एनर्जी सोर्स लानी होगी। अब जैसे कि ब्रिक किल्ड हैं, अब वो उनको हीट चाहिए। अगर वो कोल नहीं बर्न करें तो उनको इलेक्ट्रिसिटी से हीट मिल सकती है। प्रॉब्लम इज कि वो मोर एक्सपेंसिव होगा। हाँ, ईंट के भट्टे बिना कोयले के कैसे चलेंगे? एल्यूमिनियम में इन एनी केस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, सर्टन काइंड्स ऑफ स्टील में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, लेकिन कोक जो है स्टील में यूज़ होता है वो केमिकली चाहिए। अब इसको अगर रिप्लेस करना है तो हाइड्रोजन कैन डू इट, लेकिन अगर हाइड्रोजन अगर आप यूज़ करेंगे तो उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन पानी से बनती है, पानी H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी डाल दो उसके अंदर तो ये सेपरेट हो जाते हैं। बट अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करोगे वो भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो दिस इज द कनेक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड एवरीथिंग एल्स। ह्यूज नेटवर्क। जो हमारे शहरों में कहा यह जाता है कि हीट आइलैंड्स बन गए हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा आप देखिए वेहिकुलर पोल्यूशन कितना हो गया है। अब जैसे बड़े बड़े शहरों में बसेस, अब मेट्रोज़ बन रही हैं, कंस्ट्रक्शंस इतना, दिल्ली में अमूमन हम देखते हैं जब एकदम प्रदूषण गर्मी में बढ़ जाता है तो तमाम चीज़ों पे ग्रेड्स लगा दिए जाते हैं, रोक लगा दी जाती है। तो इससे भी पार पाना ज़रूरी है, इसके लिए भी एक सिस्टम, एक चाहिए हमें नीति जो अपने आप तमाम शहरों में देश भर में एक साथ कोहेजन के तौर पे काम करे। नो ज़रूर, इसमें अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, कार्स या स्कूटर्स या ये सब, बसेस, मेट्रोज़, ये सब इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी है। हमने ज़्यादा किया नहीं है लेकिन अब शुरुआत हो रही है और उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं ओवर टाइम। लेकिन इसमें अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट इज़ नॉट जस्ट कि भाई हर एक गाड़ी को, हर एक स्कूटर को इलेक्ट्रिक बनाना है। वी शुड ऑल्सो स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारे ये जो कल्चर बन गई है कि एवरीबडी वांट्स प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और जो अगर हम इनकरेज करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो फिर बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि रोड क्राउडिंग नहीं होगी। अगर सारी गाड़ियों को अगर आप आज इलेक्ट्रिक बना दें तो एयर पोल्यूशन नहीं होगी बट रोड तो बिल्कुल क्राउडेड रहेंगे। हमारे साथ बहुत दर्शक हैं, उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले सर आपको क्या लगता है कि हम एक आम नागरिक कैसे अपना योगदान इसमें दे सकते हैं? ये आपने जो कहा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आम नागरिक को एक तो पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज बहुत डेंजरस है और उसकी क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि कार्बन एमिशंस को कम करें। तो उनको अपने माइंड में उनको ये थॉट होना चाहिए कि भाई जब कार्बन एमिशंस की बात होती है तो अगर हम इसको नहीं एड्रेस करेंगे तो ये दूसरी चीज़ें, हीट वेव्स, टू मच वाटर, रेन, ये सब चलता ही रहेगा। और पब्लिक को अवेयरनेस चाहिए और यंगर पीपल को अवेयरनेस चाहिए। हमारे साथ बहुत यंग लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, तो आपको ये अपना सुझाव या आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे इसको सहेजा जा सकता है अपने पर्यावरण को, कहना चाहेंगे? सर, क्लाइमेट चेंज है तो बहुत ही बड़ा सीरियस इशू और इसे सहेजने के लिए हम, जैसे आप एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने भी लॉन्च करी कि जैसे प्लास्टिक बैन को लेकर के, लेकिन फिर भी हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि प्लास्टिक बैन है लेकिन छोटे छोटे शहरों में फिर भी चुपचाप वही प्लास्टिक पॉलीथीन्स का यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोग अवेयरनेस तो फैला रहे हैं लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है उस तरीके से। और छोटे शहरों की बात नहीं, बड़े शहरों में भी कुछ महीने तक चलता है, सब नियम फॉलो करते हैं, उसके बाद नहीं। ये जनरल पॉइंट वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक एक चीज़ है पर हमारी जनरल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें आई वुड से
कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर आप केरला में जाएं तो जो भी जाता है वहाँ, वो बाहर के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो वेस्ट हम देखते हैं elsewhere is not there in Kerala. So somewhere there is a change taking place. But I agree कि management of waste, segregation of waste, ये हमें इसमें बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो वाकई में हम अपने शहरों को कैसे साफ रख सकते हैं, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने आसपास ही सहेज के रखना है। बहुत राय हमें यहाँ पर आ रही है, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात चर्चा जारी रखते हैं। हमें अपने पर्यावरण को खुद ही बचाना पड़ेगा। हमारे साथ कई युवा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कई बातें हैं जहन में, उनसे ही पूछ लेते हैं। जी, आप बताइए, आप क्या कहना सर, आपने बोला कि जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं उनसे कि प्रदूषण होता है, वो बात सही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो उनकी अपेक्षा में ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो नॉर्मल पीपल्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और एक जनरल थिंकिंग ये होती है कि हम उसको कहीं भी हम लेके जाएंगे, लंबी ड्राइव पे हम जा रहे हैं तो वो कहीं भी बंद हो सकता है, तो हम उससे चार्जिंग कैसे करेंगे, जैसे कि हम प्रॉपर वो कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात जी। नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसकी कैपिटल कॉस्ट तो ज़रा ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट कम होती है और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। एक्चुअली कैपिटल कॉस्ट कवर करने के लिए तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि उनको क्रेडिट दे देना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल जब लोग समझ जाएंगे कि ये व्हीकल अच्छी तरह चलती है और लास्ट करती है, एटीट्यूड्स चेंज हो जाएंगे। देखिए, बाहर भी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले आई थी तो लोगों ने समझा था ये तो कुछ फैंसी सी चीज़ है, डजंट वर्क। बट एविडेंस है कि जो एक बार इलेक्ट्रिक कार ड्राइव करता है वो कन्वर्ट नहीं करते बैक टू पेट्रोल। सो अ लिटिल बिट व्हेन एक्सपीरियंस इज गेन्ड ना, एटीट्यूड्स विल चेंज। बिल्कुल, दिल्ली में पहले स्कीम्स भी थी और अब चार्जिंग पॉइंट्स, क्योंकि उसको लेकर बहुत चिंता थी, अब वो भी बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर के टाइम पे जब मतलब कटाई होती है फसल की, तो उसका कुछ वेस्टेज बच जाता है, तो फार्मर्स जनरली क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, तो उसमें से जो कार्बन निकलता है तो सर वो भी नुकसान करता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? That's a good question. नहीं, इसकी ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, एंड आइडियली लोग कहते हैं दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो उसको ऐसे काटें कि जो वेस्ट रहता है उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और दूसरा है कि प्लाउइंग ऐसे करें कि वो अंदर ही फील्ड में चली जाए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो उसके भी मतलब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कर सकते हैं रिसाइकलिंग या डिकम्पोजिशन के लिए, तो उसके लिए कुछ? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग काफ़ी मेजर चीज़ है, बट यू नो इसमें देखिए कई चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। बिगेस्ट थिंग इज़ जो हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कैसे, ओनली वे ऑफ सॉल्विंग इट इज़ कि आप सिस्टम सेटअप करो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ठीक तरह प्रोसेस होए। दूसरे देश भी तो कर रहे हैं, तो हमें भी वही करना पड़ेगा। सर, जैसे कि आपने अभी बोला था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल एनर्जी की जगह पे सोलर और विंड एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, सर हम हाइड्रो एनर्जी पे क्यों नहीं जा रहे? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हाइड्रो भी बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। इसकी खाली प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है हाइड्रो की, हम उसका कुछ 30% यूज़ कर रहे हैं, ओके। बट हाइड्रो को डेवलप करने के लिए काफ़ी लैंड सबमर्ज हो जाता है, उस पर बहुत रेजिस्टेंस आती है, और ये प्रॉब्लम है। आई मीन, बट अदरवाइज यू आर राइट कि जहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, जहाँ पे लैंड सबमर्जेंस नहीं प्रॉब्लम होगी, हमें उसे एम्फसाइज करना। लास्ट क्वेश्चन। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जब भट्टे में से वो पॉल्यूशन निकलता है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? किस ईंट के भट्टे में से? ईंट भट्टे की जो आपने बात की, जो
क्लिन्स होती हैं, ब्रिक क्लिन्स होती हैं, हाँ, उसमें से नहीं, कैसे brick- रिड्यूस brick करें, क्योंकि वो kilns- गरीब लोग ज़्यादातर या ग्रामीण इलाकों में हमारे तक ज़्यादातर लोग नहीं, उस पे वो- लगे होते हैं। उसकी सोल्यूशन तो खाली ये है कि उनको भी इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करनी चाहिए। ओके, अब देखिए ग्रामीण इलाकों में यूज़ करते हैं, लेकिन जो ब्रिक्स हैं वो गरीब लोग खाली नहीं यूज़ करते, सब लोग यूज़ करते हैं, तो ब्रिक्स की प्राइसेस बढ़ेंगी। देखिए इतनी अगर हम स्ट्रक्चरल चेंज ला रहे हैं एक इन इकोनॉमी में, तो ये समझना कि कोई प्राइस नहीं चेंज होगी, ये लॉजिकल नहीं है। प्राइस चेंज होगी। कई लोग समझते हैं कि इसको अवॉइड कर सकते हैं सब्सिडी के साथ, वो नहीं पॉसिबल। अगर कोई कहे भाई ब्रिक किल्न तो ग्रामीण इलाकों में यूज़ होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है, अब हमें सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार की कैपेसिटी सब्सिडाइजिंग के लिए लिमिटेड है, और जो कैपेसिटी है मेरे ख्याल में उनको बेस्ट डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू पुअर पीपल करनी चाहिए, नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। सर क्या अंत में एक ये है कि इसमें यू यंग पीपल जो आप लोग हो, आपकी ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जैसे पॉलिटिकल स्फीयर में अभी कोई भी पॉलिटिशियन ले लो कंट्री में, उनके माइंड में ये है कि भाई दाम नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये पब्लिक नहीं लाइक करेगी। बट प्रॉब्लम इज़ कि प्राइस को कंट्रोल अगर रखो तो इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक पे नहीं कर रही, दूसरी तरह से पब्लिक पे कर रही है थ्रू अदर मीन्स, या अदर टैक्सेस बढ़ रहे हैं, या सरकार दूसरे एक्सपेंडिचर्स को घटा रही है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ये आप लोग पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करो कि भाई 2 or 3 थिंग्स ज़रूर चाहिए, और बिगेस्ट थिंग इज़ एनर्जी प्राइस। जनरली एनर्जी शुड नॉट बी सब्सिडाइज्ड जी, और अगर हमारी कंसर्न है और होनी भी चाहिए कि गरीब लोगों को सम हेल्प मिलनी चाहिए, बेस्ट इज़ डायरेक्ट ट्रांसफ़र उनको कर दो कि भाई हम आपको इतना दे रहे हैं लेकिन ये दाम बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सरकार को शुरू करना पड़ेगा और एक भाव जगाना पड़ेगा कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। कोऑर्डिनेशन, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। यस, वो एक भावना जगानी होगी कि हमें जो असली में काम करना है, अपने पर्यावरण को सहेजना और बचाना है, और एक छोटा छोटा कदम उसमें मददगार साबित होगा। तो आप जुड़े सब बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हम सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब पर्यावरण को सहेजने के लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, चाहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज वॉरियर्स हैं देश में, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, टेक इनोवेटर्स, NGOs, यंग साइंटिस्ट और छात्र, या आप किसी को जानते हैं इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, तो हमसे जुड़िए। हम आपकी कहानियाँ दुनिया के सामने रखेंगे। नमस्कार।